चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 23 फरवरी 2023 का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड मेडल जीता हुआ है? ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत। भारत की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। ये जो टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसमें टीम का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो वरुण तोमर और रिदम सांगवान जी इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और ये इनका जो है वो एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें राइफल भी होता है, एयर राइफल भी होता है और एक 10 मीटर के अलावा एक शायद 50 मीटर की भी इसमें कैटेगरी होती है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्र टीम में गोल्ड मेडल जीता है। टीम के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो वरुण तोमर और रिदम सांगवान थी। इसके अलावा वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है। मिश्रित वाले में इन्होंने जीता है गोल्ड और पुरुषों वाली जो है 10 मीटर एयर पिस्टल उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। उसके अलावा रुद्रांश बाला साहेब पाटिल और आर नर्मदा नितिन बाली, इन्होंने भारत की 10 मीटर एयर राइफल, यहाँ पे पिस्टल है और यहाँ पे राइफल, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के पास अभी तक इसमें 2 गोल्ड मेडल आ गए हैं, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। ठीक है, ये आईआईएसएफ जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये जो है ये शूटिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा होती है जो वर्ल्ड कप कराए जा रहे हैं और ओलंपिक के नॉमिनेशंस भी यही के इसी जो ये इवेंट है इसी के थ्रू होते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर, शतरंज के खिलाड़ी जिन्होंने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है, निम्नलिखित में से कौन है? उनका नाम बताना है जिनको देश का 80th ग्रैंड मास्टर, 80वां ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला हुआ है। ऑप्शंस हमारे पास है एम प्राणेश, ऑप्शन बी है विघ्नेश एन आर, ऑप्शन सी है विशाख एन आर और ऑप्शन डी है कौस्तव चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी विघ्नेश एन आर। विघ्नेश एन आर ने अभी जर्मनी के इल्जा स्नाइडर को हरा के ये खिताब हासिल किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने इसके साथ ही इनको हराने के बाद जर्मनी में जो ये चल रहा था 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023, इसका टाइटल भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। एक इनके लिए विशेष फैक्ट ये है कि विघ्नेश एन आर है ये तो 80वें ग्रैंड मास्टर बन ही गए हैं, इसके साथ इनके भाई हैं विशाख एन आर, वो भी ग्रैंड मास्टर हैं ऑलरेडी और उनको वर्ष 2019 में 59वें ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब मिला हुआ था। तो ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई ग्रैंड मास्टर हैं, एक 2019 में बने, एक 2023 में बन गए हैं 59वें और 80वें ग्रैंड मास्टर। और ये 2 भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि चेस में ये 2 ग्रैंड मास्टर एक साथ भारत को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है, इसका नींव रखी हुई है। यह पार्क किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। अभी नागपुर शहर में इस दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ये नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा और इस पार्क का नाम है अनुभूति समावेशी पार्क। ठीक है, इस पार्क का नाम जो रखा गया है अनुभूति समावेशी पार्क है और इसमें दिव्यांग लोगों के अनुकूल जो है सुविधाएं हैं। इसमें स्पर्श गंध उद्यान होंगे, हाइड्रोथेरेपी की यूनिट होगी, जल चिकित्सा होगी, उसके बाद से जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं और माताएं हैं उनके लिए स्वतंत्र कक्ष भी होंगे और सभी जो 21 प्रकार की कैटेगरी हैं दिव्यांगताओं के लिए उनके अनुकूल यहाँ पर सुविधाएं होंगी। अच्छा, एक फैक्ट और देख लीजिए कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है ये 2016 में आया था। इसने वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के
स्थान लिया है। तो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और ये जो पारित हुआ था 14 दिसंबर 2016 को पारित हुआ था और 15 जून 2017 से प्रभावी हुआ है। तो ये दिव्यांगों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। बच्चों के जो इनिशियल ईयर्स होंगे एजुकेशन के, उसके लिए इन्होंने एजुकेशनल जो मटेरियल है उसका शुभारंभ किया है। इस सामग्री का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण पिटारा, ऑप्शन बी जादुई पिटारा, ऑप्शन सी अध्यापन पिटारा और ऑप्शन डी ज्ञान पिटारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जादुई पिटारा। ये जादुई पिटारा नाम से सामग्री का उद्घाटन किया गया है। इसे बुनियादी चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें जो है वो प्ले बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, कहानियों को दर्शाने वाले पोस्टर्स हैं, गेम्स हैं, पजल्स हैं, इस तरह की सामग्री इसमें शामिल की गई है। तो ये भारत सरकार की तरफ से बच्चों के लिए किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? अभी हाल ही में सरकार ने इस कार्यकाल को बढ़ाया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 18 माह, ऑप्शन सी 24 माह और ऑप्शन डी 30 माह। तो इसका जो सही है वो है सरकार ने अभी 1.5 साल यानी 18 माह के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये 22वां विधि आयोग जो है वो 1.5 साल के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। इसका जो गठन हुआ था वो 21 फरवरी 2020 में हुआ था 3 वर्ष के लिए। तो इसका 2023 फरवरी लास्ट में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इसको बढ़ा दिया गया। इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी है सेवानिवृत्त जज हैं ऋतुराज अवस्थी जी, वो इसके चेयरपर्सन है और इसका कार्यकाल अब 18 माह बढ़ के 21 अगस्त 2024 तक हो गया है। इसका उद्देश्य जो है वो है ऐसे कानूनों की पहचान करना जो कि अब प्रासंगिक नहीं है, जो अब रेलिवेंट नहीं है। तो ऐसे कानून ये विधि आयोग को पहचानने हैं और उसके लिए रिकमेंडेशंस देनी है कि इसको खत्म किया जाए। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि ये जो विधि आयोग है ये एक कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है और इसका जो गठन किया गया था वो भारत सरकार के एक आदेश के अंतर्गत किया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि विधि आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है, वैधानिक निकाय है, क्या है? तो ये कार्यकारी संस्था है, इसको एक सरकार के आदेश के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल में सेबी ने वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी शिव नाडर, ऑप्शन सी नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी नटराजन चंद्रशेखरन। को इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नारायण मूर्ति। अभी ये नारायण मूर्ति जो है इनको सेबी ने अपनी वैकल्पिक निवेश के लिए जो सलाहकार समिति है उसका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, आनंद महिंद्रा जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये चेयरपर्सन है, बहुत चर्चा में भी रहते हैं। शिव नाडर जी जो है ये HCL के चेयरपर्सन है और ये नटराज चंद्रशेखरन जी जो है ये अभी टाटा समूह के चेयरमैन है। तो ये नारायण मूर्ति जी को इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो समिति है ये 20 सदस्यीय समिति है, इसमें सेबी के लोग भी हैं, वित्त मंत्रालय के लोग भी हैं और उद्योग संघ जो है उनके सदस्य भी शामिल हैं। ये निवेश के मुद्दों पर सेबी को सलाह देगा। अच्छा, ऐसी एक समिति पहले भी मार्च 2015 में गठित हुई थी और इस समिति ने अभी तक वैकल्पिक निवेश कोष पे उद्योग पर 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ठीक है। अच्छा, सेबी जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसको 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो बंबई में है और अजय त्यागी जी जो है वो इसके चेयरमैन है। कई बार सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है, मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। तो ये सेबी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान की सेनाओं के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 एक अभ्यास है। ठीक है, ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच एक अभ्यास चल रहा है अभी ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से। ये किन सेनाओं के बीच है ये देखना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी नौसेना, ऑप्शन सी वायुसेना और ऑप्शन डी उपरोक्त सही। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये वायु दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य 6। अच्छा, 6 लिखा हुआ है तो इससे समझ में आ रहा है कि ये 6वां संस्करण है। ठीक है, पहले तो ये जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इंडिया का तो इंडियन एयरफोर्स है ही और जो ओमान की एयरफोर्स है उसको बोलते हैं रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, RAFO। ठीक है, इनके बीच हो रहा है। 6वां संस्करण तो है ही। ये 5 दिवसीय 5 दिन चलेगा, 21 से 25 फरवरी तक जोधपुर में। ठीक है,
इसका जो उद्देश्य है वो है वायु सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। ओमान जो है वो भारत का सबसे मजबूत रक्षा भागीदार है और ये भारतीय नौसेना को अरब सागर में परिचालन में सहायता भी प्रदान करता है। अच्छा, ये वायु सेनाओं का तो अभ्यास चल ही रहा है, इसके अलावा भारतीय जो थल सेना है वो भी ओमान के साथ हर वर्ष ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करती है, उसको बोलते हैं अल नागा नाम से दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच चलता है। और उसके बाद से ये नसीम अल बहार है, ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ईस्टर्न ब्रिज जो है वो वायु सेनाओं की है, ये द्विवार्षिक है, ये हर 2 साल में एक बार होता है और ये 6वां संस्करण भी जोधपुर में चल रहा है। तो ये कई बार मिलाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, आपको ये नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किन सेनाओं के बीच होता है। तो थल सेना के बीच अल नागा, नौसेना के बीच नसीम अल बहार और वायु सेनाओं के बीच ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस तो आज हमारे पास यही हैं। 2 एडिशनल फैक्ट हैं, 2 अभी बुक्स हैं जो चर्चा में रही हैं। पहली बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। ये एक किताब है, ये प्रियम गांधी मोदी हैं, इनकी ये किताब है, ये इनकी तीसरी किताब है। 2 किताबें ये पहले भी लिख चुके हैं, ये तीसरी किताब है। और ये किताब जो चर्चा करती है वो है कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री की भूमिका और प्रेरणाओं के बारे में ये चर्चा करती है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, तो ये पुस्तक है। और उसके बाद दूसरी पुस्तक जो है वो है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये किताब है, ये किताब जो है प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उमा दास गुप्ता जी, उनकी किताब है। और ये किताब चर्चा करती है 1992 में शांति निकेतन में श्री निकेतन की स्थापना के समय ग्रामीण पुनर्निर्माण में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान पर प्रकाश डालती है। अच्छा, उमा दास जी इतिहासकार हैं, इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं जिसमें इनकी पुस्तक एक है रविन्द्रनाथ टैगोर अ बायोग्राफी और द ऑक्सफोर्ड इंडिया टैगोर सिलेक्टेड एसेज ऑन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ये 2 किताबें इन्होंने और भी लिखी हुई हैं टैगोर पे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लगी मुझे, तो इसलिए इंक्लूड कर लिया गया है। कई बार बुक्स मिलाने के लिए भी आ जाती हैं और डायरेक्टली भी पूछ ली जाती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में 23 फरवरी के लिए आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको कैसे लगे वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे नई वीडियोस को लेके, नई इन्फॉर्मेशन को लेके। और जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया हुआ है वो फ्री पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल है, वो आप टेलीग्राम का ये जो लिंक है इसको ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये डेली बेसिस पे फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।